बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूनी मुहाफिज। जिंदगी हादसात का नाम है, मगर कुछ हादसात इंतहाई गैर मामूली होते हैं जिनके असरात तादेर जिंदगी को तहवाला करके रखते हैं। जिंदगी की रंगीनियों से भरपूर एक फितनागर लड़की का माजरा। मुसन्निफ अमजद रईस। वो गिरफ्त पार्क के करीब शॉपिंग सेंटर में जाके रुका। क्राइम सीन पर खबरों में इसका कोई हवाला नहीं था। गोलियां मैच होने में कई हफ्ते लग सकते थे। जोरगा और लुइस शहर में 2 और नाकाबिले शनाख्त लाशों का इजाफा हो गया था। कत्ल की खुली वारदात, लेकिन जवाब कोई नहीं। पाइक ने पिस्टल रिलोड किया और अशिया चेक करना शुरू की। सबसे पहले उसने जोरगा के फोन की जांच पड़ताल की। कॉलिंग हिस्ट्री देखी, जिसमें एक ही नंबर पर 3 कॉल्स की गई थी। गालिबन कॉल्स लुइस की तरफ गई थी। पाइक ने सेंड का बटन दबाकर रिडायल किया। उसके पास मौजूदा लुइस का फोन बजने लगा। अब पाइक ने लुइस का फोन उठाया। कॉल्स की लंबी फॉरेस्ट थी। 1 दर्जन सिर्फ एक्वाडोर की गई थी। पाइक ने देखा कि लुइस इस नंबर पर हर रोज 5-7 मरतबा कॉल करता था। पाइक ने वही नंबर रिडायल किया। चौथी रिंग पर जवाब आया। इस मरदूद का पता चला। बोलने वाले की आवाज गूंजदार थी, लेकिन रिवायती बदमाशी से आ रही। पाइक को लहजा फ्रेंच महसूस हुआ। पाइक ने कहा, एलेक्स मैश। रॉन्ग नंबर। फोन बंद कर दिया गया। पाइक ने सेंड का बटन फिर दबाया। लुइस और जोरगा मर चुके हैं, पाइक ने कहा। इस मर्तबा वो मोहतात अंदाज में बोला, कौन हो तुम? मरदूद। क्या चाहते हो? वो हिचकिचाया। तुम्हें। पाइक ने फोन बंद कर दिया। पाइक की कॉल ने जॉन शेन को हवास बाख्ता कर दिया। पाइक ने जवाब का इंतजार भी नहीं किया और कहा, 1 घंटे में बाहर मिलो। 1 घंटे बाद जॉन शेन लॉबी से पार्किंग की ओर घूर रहा था। पाइक की शक्ल में उसे एक खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पार्किंग में सुर्ख चेरोकी थी और नासब्ज रंग की लेक्सिस। क्या वो आगे चला गया या अभी आया ही नहीं? नहीं, वो आगे जा चुका है और ये फरार का बेहतरीन मौका है। जॉन शेन लॉबी से निकलकर अपनी कार की तरफ चल दिया। धड़कन गैर मुतवाजिन थी। जर्मन कीमती कार के करीब पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और उकुब से पाइक की आवाज आई, जॉन शेन उछल पड़ा। पाइक ने कार डोर पर हाथ रखा और बोला, अंदर बैठो। प्लीज, मैं बेकसूर हूं, मैंने पूरी कोशिश की थी, जॉन शेन ने कहा। अंदर बैठो, पाइक बोला। डोंट किल मी, जॉन शेन ने कहा। क्या हिमाकत है, अंदर बैठो, पाइक ने कहा। घूमकर पाइक खुद पैसेंजर सीट पर आ गया। जॉन शेन की नजर पाइक के स्याह बैकपैक पर पड़ी। मैं कसम खाता हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। FBI वाले पहले ही गन्स ले गए थे, जॉन शेन ने कहा। पाइक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तुम मेरे दोस्त हो, डरो मत, काम की बात करते हैं, पाइक बोला। शेन ने सर हिलाया। दोस्त हैं? पाइक ने बैग खोलकर उसके सामने किया। जॉन शेन ने बैग में झांका। ये क्या है? हथियार और फिंगरप्रिंट्स हैं। FBI बेखबर है, पाइक ने कहा। कहां से लाए हो? जॉन शेन ने सवाल किया। पाइक ने उसका सवाल नजरअंदाज कर दिया। वफाक के जो आदमी गन्स ले गए थे, क्या तुमको उनके नामों का इल्म है? पाइक ने पूछा। पैटमैन और बिलांचेट। बिलांचेट? पाइक ने पूछा। नहीं मालूम, शायद यही नाम है, जॉन शेन बोला। इन दोनों गन्स का मतलब मजीद लाशें? पाइक ने कहा। हाँ, 2, जॉन शेन बोला। दोनों का ताल्लुक मालिबो और ईगल रॉक से बनता है, पाइक ने कहा। हाँ, LAPD जय वारदात पर होगी। फायरिंग हुई थी। वो जान जाएंगे कि कम से कम 2 हथियार गायब हैं। गोलियां उनको मिल जाएंगी। वो हथियारों से मैच करेंगे, जॉन शेन ने कहा। अगर FBI को इल्म हुआ तो वो गन्स तलब करेंगे, पाइक ने कहा। हाँ, लेकिन इन्हें पता नहीं चल सकता। सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। मैं तुमको चॉइस दे रहा हूं, चाहो तो मेरा साथ दो, पाइक बोल रहा था। जॉन शेन ने गैर यकीनी नजरों से पाइक को देखा। हो क्या रहा है? जॉन शेन बोला। मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। FBI ने तुम्हारी शहादतों को कब्जे में कर लिया है। वो कुछ छुपा रहे हैं। अगर इनको इन दोनों गन्स का पता चला तो वो इन पर भी कब्जा जमाना चाहेंगे, पाइक ने वाजे किया। लेकिन केस नंबर के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, जॉन शेन ने कहा। जॉन, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत अहम है। और ये फिंगरप्रिंट्स? जॉन ने बैग में झांका। ये अफराद डेटाबेस में नहीं है, ये लोग एक्वेडोर से आए थे, पाइक ने बताया।
इंटरनेशनल सर्च के लिए मखसूस दरख्वास्त की जरूरत पड़ती है। ये बड़ा गेम है। जॉन ने सर खुजाया। हाँ, बिग एंड बिगर, पाइक ने कहा। जॉन शेन ने निचला होंठ दबाया। वो सोचा था कि किस हद तक जाया जा सकता है। ठीक है, मैं देखूंगा, बिल आखिर वो बोला। पाइक गाड़ी से उतरकर चल पड़ा। जॉन उसकी पुश्त को तक रहा था। तुम इतने बुरे नहीं हो, जॉन ने सोचा। उसे पाइक का फिक्रा याद आया। तुम मेरे दोस्त हो। पाइक ने 2 मरतबा दस्तक दी और दरवाजा खोल दिया। मैं हूं, वो बोला। अंधा कदम रखते ही उसे खामोशी का एहसास हुआ। कोल का आईपॉड कॉफी टेबल पर था। उसके साथ पानी की खुली बोतल रखी थी। लार्किन के मैगजीन्स फर्श पर पड़े थे। पाइक ने हरकत बंद कर दी और कुव्वते समात पर जोर दिया। क्या लार्किन इसके साथ खेल खेल रही है? नहीं, यह गलत सोच है। खाली मकान का सकूत अपनी शनाख्त आप था। पाइक ने फुट बैग नीचे रखा और कंबल बाहर निकाला। उसने पूरा मकान चेक किया। कहीं किसी किस्म की कशमकश के आसार नहीं थे। शायद कोई रुका छोड़ा गया है, लेकिन उसे कोई नोट नहीं मिला। लार्किन का पर्स और बैग उसके बेडरूम में थे। वो बाहर मुख्तसर पोर्च के तारीक कोने में खड़ा हो गया। जिंदगी रवा दवा थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। गालिब इम्कान यही था कि बेचैन पारा सिर्फ हसीना टहलने के लिए निकली होगी, लेकिन किस तरफ? शायद सनसेट बुलीवर्ड के बालाई सिरे पर। वो बाहर आ गया। कार में बैठकर धीमी रफ्तार से चल पड़ा। आंखें अतराफ का जायजा ले रही थीं। दफतन उसने लार्किन को मुखालिफ सिमत से आते हुए देखा। 4 अफराद उसके आसपास थे। वो अपनी धुन में कदम बढ़ा रही थी। पाइक ने बगौर जायजा लिया कि 4 आदमियों ने उसे घेरा हुआ है या महज आम से मुसाफिर हैं। खतरे की कोई अलामत नजर नहीं आ रही थी। फिर भी वो इन 5 के करीब से आगे निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने गाड़ी घुमाई और वापस आया। लार्किन से आगे जाकर उसने गाड़ी रोक दी। साइड मिरर में आखिरी बार देखा और गाड़ी से उतर गया और सड़क पार करके खड़ा हो गया। जरा देर में लार्किन उसके करीब पहुंच गई। पाइक ने उसे बाजू से पकड़ लिया। उसने बिदक कर पाइक को देखा। वो चारों भी चौंके थे। पाइक उसे लेकर सड़क पार कर गया। वो खामोश थी। उसे पैसेंजर सीट पर धकेलकर वो ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कई अफराद मुतवज्जा थे, लेकिन लार्किन की खामोशी के बायस किसी ने मुदाखलत नहीं की। पाइक गुस्से में था, लेकिन उसने इजहार नहीं किया। कहाँ गई थी? पाइक ने कहा। क्लब, वो बोली। कैसा क्लब? पाइक ने कहा। क्लब प्रीवान। क्यों? डांस करने, वो बोली। पाइक ने कड़वा घोट लिया। किसी से बात की थी? हाँ, वो बोली। क्या? पाइक ने पूछा। कुछ खास नहीं, लार्किन ने बोरियत से कहा। नाम भी बताया? पाइक ने कहा। मोना, लार्किन ने जवाब दिया। पाइक ने इत्मीनान की सांस ली। मजीद पूछगछ के बाद उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और लार्किन की तरफ देखा। नशे में हो? पाइक ने उसकी आंखों में झांका। नहीं। अपना चश्मा हटाओ। इस वक्त सनग्लासेस की क्या तुक है? मेरी आंखें दुख रही हैं। मुझे अपनी आंखें दिखाओ, लार्किन ने चीख कर कहा। मेरी आंखें अनोखी नहीं हैं। तुमने जो हरकत की है वो हम दोनों को मरवाने के लिए काफी थी। पाइक ने सजिश की। वो बाप के हमरा सहरा में पाइक से मिली थी। वो इसकी आंखें देखना चाहती थी, लेकिन अब वो खौफजदा थी। पाइक ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम घर जाना चाहती हो? मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। घर जाओ और मरो। अगरचा मैं ये नहीं चाहता, पाइक ने कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, लार्किन ने कहा। मैं खुदकुशी या जिंदगी जाया करने के हक में नहीं हूं। हाँ, किसी मकसद के लिए जिंदगी दांव पर लगा सकता हूं। ये एक अलग मामला है, पाइक ने कहा। वो उलझन से उसे घूरती रही। घर जाना है, मना है तो मरो। नहीं, वो बोली। मैं रोकूंगा नहीं, पाइक ने दृष्टगी से कहा। लार्किन की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ अपनी कार ड्राइव करना चाहती हूँ। जिंदा रहोगी तो ड्राइव करोगी, नाचोगी। मैं तुम्हें 20 मिनट में घर पहुंचा दूंगा, पाइक ने कहा। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी तरह होना कैसा होता है, वो बोली। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी तरह कैसा होना कैसा होता है। पाइक ने अपने लिए वही जुमला दोहरा दिया। वो खामोश थी। पाइक ने नरम रवैया इख्तियार किया। मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, लार्किन ने कहा। दोबारा कहो, पाइक बोला। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, वो बोली। पाइक उसका हाथ छोड़ के सीधा हुआ और स्टीयरिंग व्हील संभाला। हम दोनों ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। ओह माय गॉड। पाइक ने गाड़ी आगे बढ़ाई। तुम चाहती हो कि तुम्हें देखा जाए और मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ना देखे। बस
इतना फर्क है, पाइक बोला। घर पहुंचकर उन्होंने खाना खाया। लार्कन जल्दी सोने चली गई। पाइक जाग रहा था। वो सोचा था कि क्या घर खाली कर देना चाहिए। रात वहीं रुकने का फैसला करके वो खड़ा हो गया। हर खिड़की से उसने चारों तरफ घर के बाहर जायजा लिया। रात वो बहुत कम सोया था। उसे यकीन था कि मैश गुस्से में है। उसे मौका दिए बगैर दबाव बरकरार रखना था, यहाँ तक कि मैश रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर हो जाए। वो मैश को स्ट्रेस में ला रहा था। मैश शिकारी नहीं, खुद एक शिकार था। पाइक को यह एहसास दुश्मन के अंदर बेदार करना था, फिर वो गलती करेगा। सुबह उसे फोन करके कूल को मोटेल वाले वाक़े के बारे में बताया। लार्कन उठ गई थी। कॉफी तुमने बनाई है? मैं तुम्हें बेदार करना नहीं चाहता था, पाइक ने कहा। लार्कन ने यूं नजरें चुराई, गोया वो रात वाली गलती पर शर्मिंदा हो। पाइक उसे टेबल पर लाया, जहां पासपोर्ट्स और कागजात कोल का इंतजार कर रहे थे। लुइस का पासपोर्ट था। लुइस का पासपोर्ट उठाकर उसकी तस्वीर लार्कन को दिखाई। लार्कन ने नफी में सर हिलाया। कौन है ये? इनमें से एक है जिन्होंने तुम्हारे घर पर हमला किया था। इसका असल नाम लुइस है। नाम का आखिरी हिस्सा नहीं मालूम, पाइक ने कहा। लेकिन पासपोर्ट पर जेम्स लियोन लिखा है, लार्कन ने पूछा। पासपोर्ट नकली हैं, पाइक ने बताया और दूसरे पासपोर्ट दिखाए। लार्कन ने किसी को पहचाना नहीं। तुम्हें ये कहां से मिले? लार्कन ने सवाल किया। पाइक ने सवाल नजरअंदाज कर दिया। क्या तुमने बैरन का नाम सुना है? पाइक ने पूछा। नहीं, लार्कन बोली। और कार्लोस का नाम? लार्कन ने फिर नफी में गर्दन हिलाई। कोल आया तो 13 इंच का छोटा टीवी उसके साथ था। हालांकि किसी ने फरमाइश नहीं की थी। टीवी एक तरफ साइड टेबल पर रखकर ऑन कर दिया। लार्कन कॉफी के साथ काउच पर चली गई। उसकी तवज्जो टीवी पर थी। कोल टेबल पर पाइक के साथ बैठ गया। कोल ने पासपोर्ट्स का जायजा लिया। फेक, बेहतरीन नकल है, उसने तबसरा किया। पाइक ने उसे स्पाइरल नोटबुक दिखाई। नोटबुक में खस्ताहाल नोट्स थे, जैसे मैश ड्राइविंग के दौरान लिखता रहा हो। इनको पढ़ना मुश्किल था, अलबत्ता नंबर्स वाज़ेह तौर पर फोन के थे। फिर उसने घड़ी उठाई। घड़ी को पलटते ही वो चौंका। जॉर्जी के लिए, यानी जॉर्ज जैसे जॉर्ज किंग। ये $70,000 की घड़ी है, पाइक ने कहा। फोन नंबर दिखाओ। कोल ने घड़ी एक तरफ रख दी। पाइक ने एक फहरिस्त तैयार की, जिसमें हर फोन से की जाने वाली कॉल्स और वसूल शुदा कॉल्स का रिकॉर्ड था। जोरगा ने सिर्फ 3 कॉल्स की थी। तीनों लुइस के नंबर पर थीं। लुइस ने 45 कॉल्स 19 मुख्तलिफ नंबरों पर की थी। कोल ने फहरिस्त देखी, फिर फोन ऑन किए। वेरी बैड, अगर पासवर्ड होते तो मैसेजेस भी सुने जा सकते थे, वो बोला। फोन ऑन रहने चाहिए, मुमकिन है कोई कॉल करे, पाइक ने कहा। तुमने जिसे फोन किया था, शायद ये ख्याल बहुत अच्छा नहीं था। मुमकिन है उसने फोन जाया करके दूसरा ले लिया हो, कोल ने तबसरा किया। मैं प्रेशर डालना चाहता था, पाइक ने कहा। लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो मैश था, कोल बोला। हाँ, यकीन नहीं किया जा सकता, पाइक ने कहा। ठीक है, शायद मैं इन नंबर से कुछ हासिल कर सकूं। कोल ने फॉरेस्ट पर नजर डाली। लुइस ने 19 नंबर्स पर फोन किया। तमाम फेंके नहीं जाएंगे। मैं फोन कंपनी में अपने दोस्त से बात करता हूं, शायद वो मदद कर सके। वो दूसरी सर्विस पर वाइडर से कॉल रिकॉर्ड हासिल कर सकती है। जल्द या बदे ब्रेक थ्रू मिलेगा, कोल ने कहा। पाइक ने लार्कन की तरफ देखा। वो इन दोनों को देख रही थी। तुम ठीक हो? पाइक ने पूछा। आई एम गुड। वो फिर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। पाइक इनको वहीं छोड़कर उठ गया। फ्रंट विंडो से बाहर देखा। कोई गैर मामूली बात या हरकत नापैद थी। कोई अजनबी कार नजर नहीं आई। लुइस कब यहां आया था? कोल ने तारीखें देखकर कहा। टिकट के मुताबिक लार्कन ने जब एक्सीडेंट किया था, उसके 4 दिन बाद, यानी FBI दखलंदाज हो चुकी थी और लार्कन बाप के साथ वापस घर पर थी। अगर वो लार्कन के पीछे होते तो जाए हादसा की बजाय बेवर्ले हिल्स में होते। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या कर रहे थे? जो हुआ वो हादसे के बाद शुरू हुआ, कोल ने कहा। पाइक कोल की बात समझ रहा था। हमें एक बार फिर वहां जाना चाहिए, कोल ने तजवीज पेश की और पाइक ने लार्कन को उठते देखा। कहाँ का प्रोग्राम है? लार्कन बोली। तुम यहां रुकना चाहो तो, पाइक ने कहना चाहा। नहीं, मैं साथ जाऊंगी, लार्कन ने बात काटी और वक्फे के बाद पाइक ने कहा, ठीक है। उन्होंने सनसेट बुलेवार्ड को पार्क किया ही था कि जॉन शेन की कॉल आ गई। वो सरगोशियों में बात कर रहा था। 2 इंटरपोल के एजेंट जनूबी अमेरिकन डेटाबेस में हैं, जोरगा मैनुएल पेराडा और दूसरी लुइस एल्वा मेंडोजा। दोनों ही मुतादिद मर्डर केसेस में मतलूब थे, वो बोला। वो किसके लिए काम करते थे?
पाइक ने पूछा। कोई ईस्ट बॉर्न बैरन है जिसके साथ वो मुंसलिक थे। एक्वेडोर से बाहर बैरन क्वेटो कार्टेल में का हिस्सा है। क्वेटो चंद ग्रुप्स में से एक है जो कोलंबिया में मेडलिन और काली कार्टेल्स के टूटने के बाद वजूद में आए, जॉन शेन ने कहा। क्या उनके साथी या फैमिली यहाँ अमेरिका में है? पाइक ने पूछा। ऐसा नहीं लगता, दोनों बैरन नामी आदमी के लिए सोल्जर्स की मानंद थे, जॉन शेन ने जवाब दिया। जोरगा से पाइक ने जो कुछ मालूम किया था, जॉन शेन ने उसकी गोया तस्दीक कर दी, लेकिन पाइक के लिए कोई नई मुफीद बात सामने नहीं आई जो उसे मैश के करीब लेकर जाती। ईगल रॉक और मालिबो से मिलने वाला असला FBI ने अपने कब्जे में कर लिया। क्या तुम समझते हो कि उसका ताल्लुक भी क्वेटो ग्रुप से है? जॉन ने सवाल किया। हाँ, पाइक ने जवाब दिया। मैं सोचा हूं कि FBI को पहले इनकी पहचान है। मेरे ख्याल में वो सिर्फ दूसरों को उस बिखेड़े से अलग रखना चाहते हैं, जॉन शेन ने कहा। गालिबन तुम्हारा ख्याल ठीक है जॉन, पाइक ने कहा। मेरी समझ से बाहर है। अगर एक्वेडोर के ऐसे मुजरिमों की पहचान होती है तो FBI को क्या तकलीफ है? पाइक खुद उलझन में मुब्तला था कि किंग के खिलाफ केस को खुलने से बचाने के लिए FBI क्यों तवानाई सर्व कर रही है। पाइक को यकीन था कि पैटमैन कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है वो बेखबर था। फिलहाल मैं हर बात से आगाह नहीं हूं, मजीद इल्म हुआ तो बताऊंगा, पाइक ने कहा। ठीक है, फोन बंद कर रहा हूं, जॉन शेन ने कहा। ओके, पाइक ने लार्कन की तरफ देखा। जो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं वो ईस्ट बॉर्न बैरन के लिए काम करते हैं, पाइक ने कहा। मैंने सोचा था कि वो मैश के आदमी हैं, लार्कन ने कहा। पैटमैन ने बताया होगा, वैसे बैरन और मैश का ताल्लुक बनता रहे। पैटमैन के मुताबिक मैश जनूबी अमेरिका से रकम यहाँ इन्वेस्ट करता है, पाइक ने कहा। बट फ्लैन ने डैडी और गोर्डन को बताया था। तो मेरी हिफाजत के लिए बेहतरीन हो। मेरा ख्याल है कि ठीक कहा था, लार्कन ने पुरसोच अंदाज में कहा। बट फ्लैन ने और क्या कहा था? पाइक ने पूछा। यही कि हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं, उसने गारंटी दी थी, लार्कन ने कहा। पाइक जवाब में खामोश रहा। जाए हादसा के करीब उन्होंने गाड़ी रोक दी। कोल ने अपना तैयार किया हुआ बड़ा सा नक्शा निकाला जिस पर निशानात, लकीरें, नाम और नंबर्स लिखे थे। इन आदमियों के नाम भी थे जिनके उसने इंटरव्यू लिए थे। ये जासूसी है या रिसर्च? पाइक ने कहा। एक जैसी बात है, जवाब आया। दिन का आगाज था। साइडवॉक पर वर्कर्स प्लास्टिक के नाश्तेदान के साथ चलते नजर आ रहे थे। कुल ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी। ये एक गोदाम का पता था। नंबर की जगह 18187 लिखा था। कोल ने नक्शा लपेटकर जेब में रखा। चलो उतरो। पाइक ने लार्कन को देखा। क्या ख्याल है? मैं साथ हूं, लार्कन बोली। कोल ने उतर के अतराफ की छतों और खिड़कियों को यूं ताड़ा जैसे वो सीक्रेट एजेंट हो और प्रेसिडेंट के उतरने से पहले रास्ता साफ कर रहा हो। फिर घूमकर उसने उकबी नशिस्त से नीले रंग का डफल बैग उठा के कंधों से गुजारा और पीठ पर लटका लिया। अब उसने लार्कन की तरफ का दरवाजा खोला। देखते हैं विजिट का आरामद होता है या नहीं, कोल ने कहा। क्या तुम गैरकानूनी तरीके से घुसोगे? लार्कन बोली। गैरकानूनी तरीका मैं पहले इख्तियार कर चुका हूं। गोदाम वैसे भी मतरूका और वीरान है, कोल बोला। वो तीनों एक कैटरिंग ट्रक के करीब से गुजरे और गली में दाखिल हो गए। मतरूका गोदाम दाएं हाथ पर था। बड़े दरवाजे को चेन से बंद किया गया था। कोल रुके बगैर आगे बढ़ गया। आगे कोने पर पार्किंग थी। यहाँ दूसरा लोडिंग डाक इमारत के अंदर जा रहा था। आहिनी दरवाजे पर बिल्डिंग की फरोख्ती अलीज का इश्तेहार मौजूद था। कोल ने जाली से झांका। वो यहाँ थे। उसने गोया इंकशाफ किया और उंगली से छत की तरफ इशारा किया जहां हल्के नीले रंग का अलार्म पैनल नस्ब था जिसका कवर गायब था। पुराने तार काट के किसी ने नए तार जोड़ दिए थे। कोल ने पाइक की तरफ देखकर आंख मारी। डफल बैग से उसने 2 फीट लंबा बोल्ट कटर निकाला और वजनी कुफल की रुकावट तोड़ दी। पाइक अतराफ में नजर रखे हुए था। गेट खोलकर वो अंदर चले गए। गेट को वापस अपनी जगह पर कर दिया। स्टाफ डोर पर 3 मजबूत ताले मौजूद थे। कोल ने उन्हें भी ठिकाने लगाया। पाइक लार्कन की तरफ से मुतमईन था। वो बातचीत कर रही थी, ना ही कोई सवाल। दरवाजा खोल के कोल ने फ्लैश लाइट निकाली और पाइक को पकड़ा दी। एक लाइट खुद उसके हाथ में थी। काबिले तल्फ विनाइल ग्लव्स भी उसने दोनों को पकड़ा दिए। नीम अंधेरे में पहले पाइक ने अंदर कदम रखा। अंदर से फर्नीचर निकाल लिया गया। फर्श पर गर्द की तह के अलावा पेशाब की बूथ थी। यकीनन वहां पर चूहे भी थे। फ्लैश लाइट की रोशनी में पाइक उलझ सा गया। वो देख रहा था कि गर्द में ताजा कदमों के निशानात नजर आ रहे थे। लार्कन का मुंह बना हुआ था। बहुत बदबू है। वो खुशबूदार मिट्टी की बनी हुई खुशबुओं में रहने वाली
खुशखुराम और खुश अदा। उसके लिए ये जगह बुरे ख्वाब की मानंद थी। कोल ने सरगोशी की। पाइक नीचे झुका हुआ था। 3 आदमी। तकरीबन 1 हफ्ता कबल वो खड़ा हो गया। रोशनी में उसने कदमों की सिमत में देखा जो दूसरे कमरे तक गई थी। उसने दूसरे कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर डाली। वहां अंदर मजीद कदमों के निशानात मौजूद थे। कोल और लार्कन इसके दाएं बाएं मौजूद थे। वो यहाँ आए लेकिन वापस नहीं गए। पाइक की पेशानी पर शिकन नमूदार हुई। लार्कन ने खिड़की में झांका। वो क्या तलाश कर रहे थे और इस जगह से मेरा क्या ताल्लुक है, वो बोली। कोल ने दरवाजे पर हाथ रखा। यही मालूम करना है। दरवाजा खुलते ही अमोनिया की ताजा बू नाक में चढ़ी, लेकिन अमोनिया के पीछे एक और बू थी, अमोनिया से तेज और नागवार। पाइक के जबड़े भिंज गए। उसने कोल की तरफ देखा। लार्कन ने हाथ मुंह पर रख लिया। ओह! कमरे के पार एक और दरवाजा था। दरवाजा खुला हुआ था। पाइक ने आगे बढ़कर खुले दरवाजे से गोदाम को रोशन करने की कोशिश की। कोल और लार्कन साथ थे। 2 फ्लैश लाइट्स की रोशनी भी नाकाफी लग रही थी। ओह माय गॉड! लार्कन की आवाज आई। नीम अंधेरे में उसने कार पहचान दी थी। मर्सिडीज सेडान लोडिंग डॉक पर थी। ये वही कार है जिसे मैंने टक्कर मारी थी। इसका उकबी कोना देखो। वो कार के करीब गई और अंदर झांका और अपना पेट पकड़ लिया। बू तेज हो गई थी। कोल ने इसका बाजू पकड़ के कार से दूर किया। पाइक ने फ्लैशलाइट की रोशनी अंदर डाली। पैसेंजर सीट पर एक मुर्दा शख्स कंसोल पर ढलका पड़ा था। दूसरी लाश उकबी सीट पर थी। वो कोई औरत थी। उसकी लाश इस तरह सिमटी पड़ी थी कि घुटने बालाई बदन की तरह थे। दोनों बरहना थे। दोनों के टखने और कलाइयां रस्सी से बंधी थीं। दोनों के सरों में पीछे से गोली मारी गई थी। पाइक ने रुख लार्कन की तरफ किया। मेरा ख्याल है कि इन दोनों का ताल्लुक जॉर्ज फैमिली से है। क्या तुम देख सकती हो? लार्कन मुंह से सांस ले रही थी। चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, लेकिन उसने करीब आकर अंदर झांका। ओह माय, ये वही है, जॉर्ज किंग, लार्कन ने कहा। पाइक ने कोल की तरफ देखा। कोल ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी। तुम एल्विस कोल के साथ जाओ, मैं चंद मिनट रुकूंगा, पाइक ने लार्कन से कहा। नहीं, मैं ठीक हूं। लार्कन के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। वो खुद को मजबूत कर रही थी। पाइक ने दिल में तारीफ की। ठीक है, रुमाल चेहरे पर रखो। रुमाल नहीं है तो कमीज का दामन इस्तेमाल करो, पाइक ने कहा। लार्कन ने शर्ट का सहारा लिया। वो और कोल दोनों चंद कदम पीछे हट गए। चाबियां अभी तक इग्निशन में ही थी। इसका मतलब गाड़ी लॉक नहीं थी। पाइक ने दरवाजा खोला। बदबू का फपका आया। पाइक इन चीजों का आदी था। अफ्रीका में तो कहीं ज्यादा बदतर हालात से गुजरा था। पहले उसे जॉर्ज किंग का जायजा लिया। गोली दाएं कान के पीछे मारी गई थी, जो बाएं कान पट्टी से निकल गई थी। कार में खून का फुकदान इशारा कर रहा था कि किंग को मारकर बाद में कार में डाला गया था। कैलिफोर्निया की व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्लिप और इंश्योरेंस कार्ड जॉर्ज किंग के नाम पर था। दोनों अशिया सनवाइजर के साथ क्लिप की गई थी। औरत को भी सर की पुष्ट पर गोली मारी गई थी, लेकिन उसे 2 गोलियां मारी गई थी। दाएं आंख और रुखसार का एक हिस्सा गायब था। उसे भी किसी और लोकेशन पर मारा गया था, या इसी इमारत में कहीं मारा गया था। फिर कार में डालकर मर्सिडीज यहां खड़ी की गई। पाइक ने कार डोर बंद किया और कोल की तरफ चल दिया। लार्कन उसके साथ खड़ी थी। कोल ने फ्लैशलाइट गोदाम की छत की जानिब की। वो स्काईलाइट के जरिए यहाँ पर आए थे और गोदाम अंदर से खोला, फिर कार लाकर वहां पर खड़ी कर दी। वो बोला, चलो बाहर निकलो, लार्कन बोली। बाहर आकर उन्होंने ग्लव्स भी उतार दिए। कोल ने लार्कन को मुखातिब किया। पैटमैन और ब्लांचेट जब पहली मर्तबा तुमसे मिले तो घर आए थे? कोल ने कहा। हाँ, वो बोली। डाउनटाउन मुलाकात कहाँ हुई थी? रॉयल बिल्डिंग, वफाकी दफातर भी वही हैं, लार्कन ने कहा। इन दोनों के अलावा भी कोई और था? कोल ने पूछा। क्या फर्क पड़ता है? लार्कन ने सवाल किया। वही जानने की कोशिश कर रहा है क्या पैटमैन का ताल्लुक वाकईतन वफाक से है। उसने जो कुछ तुम्हें बताया वो सब झूठ मालूम होता है। पैटमैन के मुताबिक मैश तुम्हें हलाक करने की कोशिश इसलिए कर रहा है कि तुम किंग के मामले की गवाही ना दे सको, पाइक ने वाजे किया। मतलब ये कि अथॉरिटी के सामने तस्वीर देखकर तुम जॉर्ज को पहचान लोगी, पाइक ने कहा। लार्कन ने सर हिला के इनकार किया। लेकिन जॉर्ज मर चुका है। हाँ, ये मैश के आदमियों का काम है और मैश जानता है कि किंग मर चुका है। लार्कन बेकरारी से कसमसाई। वो खुद को तारीख और खतरनाक कोने में खड़ा देख रही थी। शायद किसी और ने मारा हो, शायद मैश ने नहीं मारा, लार्कन ने उलझन से कहा। पाइक ने जवाब दिया। लोइस की खिलाई पर जॉर्ज किंग की घड़ी थी।
ये मैश की हरकत है। लेकिन वो अभी मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? लार्कन ने कहा। मैं नहीं जानता, पाइक बोला। हैरत है कि जहां हादसा हुआ था उन्होंने इसके करीब लाशें क्यों लाके रखी? कोल ने सवाल किया। कुछ और बताओ, पाइक ने कोल को इशारा किया। कोल ने लार्कन को देखा। वो दोनों हादसे के 2 दिन बाद तुमसे घर पर मिले थे, जबकि दोनों हादसे के 1 दिन बाद यहाँ इंटरव्यू करते फिर रहे थे और लोगों को 2 आदमियों की तस्वीर दिखा रहे थे। पैटमैन तुम्हें मिलने से कबल ही जानता था कि मैश कार में था। इन दोनों ने तुम्हारे साथ गलत बयानी की थी, कोल ने कहा। लार्कन ने दोनों हाथ सर पर रख लिए। प्लीज मुझे बताओ कि मजीद खराबी नहीं होगी, लार्कन बोली। पाइक ने उसे खुद से करीब कर लिया, ताहम ये कुर्बत ज्यादा तवील नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।